हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि कुमार और आज मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और मैं ये हिस्ट्री का कुछ हिस्ट्री की कुछ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कवर किए होंगे। ठीक है, और जो अभी आने वाले एग्ज़ाम्स है एसएससी, ईपीएफओ, यूपीएससी में, ये आपकी हेल्प कर सकती है। इसमें मैंने लगभग सारे टॉपिक 1857 में कवर किए हुए हैं, और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए हैं लास्ट में, जो आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, द जो रिवोल्ट था 1857 का, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपना अलग अलग व्यू दिया हुआ था इस रिवोल्ट के बारे में। ठीक है, जैसे इसमें कह कि इंडियन रिवोलियन ऑफ 1857, द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। ठीक है, द ग्रेट रिवोलियन, इंडिया सिपाहीज म्यूटनी, ये सब है। और इट इज़ रिगार्डेड इंडियन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ये इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, ये एक हिस्टोरियन थे वीडी सावरकर। ठीक है, उन्होंने कहा था। जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे पूछते हैं कि क्वेश्चन कि इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, ये किसने कहा था, तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। ये आपको मैं ये सभी टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं, आपको मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, it was the most remarkable single event in the history of India after the establishment of British rule. It was the result of century old British rule in India. देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुई थी, वो इसकी कहानी है, स्टोरी है 1600 से। ठीक है, 1600 में जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वहाँ पे एक एक्ट पास किया गया था। ठीक है, उस एक्ट में लिखा गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट में सिर्फ ट्रेड कर सकती है। सिर्फ वही एक कंपनी जो ट्रेड कर सकती है, बाकी सब कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर पाएगी। वहाँ पे जाके ईस्ट में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दिया गया था ईस्ट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, यहीं से फिर 1608 में जब ये थे 1608 में विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर कोर्ट में ट्रेड राइट्स लेने के लिए। वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है ब्रिटिश रूल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द सेंचुरी ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस अपराइजिंग ऑफ इंडियंस। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ऑफ द ग्रेट डायमेंशन एंड इट एज्यूम्ड almost an all India character with the participation of people from different section of society. नो डाउट कि इसमें जो सिपाहीज थे वो पार्टिसिपेट किए हुए थे। ठीक है, सिपाही जो वो थे जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इंडियन पीपल उस पर काम करते थे मिलिट्री में, उसे सिपाही कहा जाता था वहाँ पे। ठीक है, तो उसे सिपाही कहते थे। और जिसमें सिर्फ यही नहीं कि सिपाही ने ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया था, इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको मतलब सताया गया हो, एक्सप्लॉइट किया गया था, एक्सट्रीम एक्सप्लॉइट किया गया था, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे पीजेंट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, और कुछ कुछ ज़मींदार वगैरह थे जो वो सब भी पार्टिसिपेट किए हुए थे। इसलिए सिर्फ इसे सिपाही म्यूटनी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये एक सिपाही म्यूटनी था। जब अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन वगैरह आते हैं कि ये रिवोल्ट क्या था, तो इसे सिपाही म्यूटनी आप मारिएगा। ठीक, इस पर आगे देखते हैं। दिस रिवोल्ट वाज इनिशिएटेड बाय द सिपाहीज ऑफ द कंपनी, सो इट हैज़ बीन कॉमनली टर्म्ड एज सिपाही म्यूटनी, बट इट वाज नॉट सिंपली ए रिवोल्ट ऑफ सिपाही। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक सिंपली एक सिपाही म्यूटनी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये जो स्लाइड में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो मैंने पॉइंट कवर किए हुए हैं, ये से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ऐसे पूछे जाते हैं कि 1857 रिवोल्ट जो हुआ था उसमें ब्रिटिश क्वीन कौन थी। ठीक है, ये कौन थी? क्वीन विक्टोरिया थी, जो ब्रिटेन की क्वीन थी। हाँ,
1857 में। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पाल्मस्टोन थे। लॉर्ड पाल्मस्टोन जो लिबरल पार्टी के थे, ठीक है। और मुगल एम्पायर कौन था? बहादुर शाह जफ़र थे। बहादुर शाह जफ़र को बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं इन्हें। और ये अकबर टू के बेटे थे, जो अकबर टू है ना उनके सन थे ये। ओके, चलिए। और उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसमें थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपको सभी को पता ही होगा कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इनकी जो टाइमिंग थी 1856 से 1862 तक थे वो यहाँ पे। और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इसे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी कौन थे? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया ये भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। फर्स्ट वाइसराय, सॉरी थोड़ा फास्ट लिख नहीं पा रहा हूँ मैं। फर्स्ट वाइसराय थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यही थे, ठीक है। आगे देखते हैं। रिवोल्ट होने का कारण क्या था? किस कारण से रिवोल्ट हुए थे? ऐसा नहीं कि जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ वो बस वही कारण था। ये जो रिवोल्ट था बहुत ही दिनों सालों से मतलब होता ही मतलब बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जो एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज़ वगैरह जो लेके आए हुए थे ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो इसके कारण जो लोगों में गुस्सा था जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो एक ही साथ फूट पड़ा 1857 में, जो एक ग्रेट रिवोल्ट कहलाया, ठीक है। तो उसमें इकोनॉमिक काउज क्या था? इकोनॉमिक काउज था हाईली एक्सप्रेसिव रेवेन्यू सेटलमेंट। हाईली रेवेन्यू सेटलमेंट जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट थे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट थे, रैयतवारी सेटलमेंट थे, रैयतवारी महलवारी सेटलमेंट थे, परमानेंट रैयतवारी और महलवारी सेटलमेंट थे, ठीक है। जब परमानेंट सेटलमेंट जो था वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है। इसमें था कि ज़मींदार बनाए गए थे, मतलब जो लैंड के ओनर किसको बना दिया गया था? ज़मींदार को बना दिया गया था। जो भी लैंड में रेवेन्यू वगैरह आता था वो उसमें 1/11 खुद रखते थे और 10/11 देते थे, किसे? कंपनी को देते थे, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन बाय ज़मींदार, जैसे मैंने भी बताया कि जो ज़बरदस्ती से किसानों को जो पेजेंट्स वगैरह थे एक्सप्लॉइट करते थे और रेवेन्यू कलेक्ट करने में मतलब कैसे भी करके रेवेन्यू कलेक्ट करना था। इसमें ये टर्म्स था कि अगर जो भी रेवेन्यू रखा गया है अगर वो शाम तक जो डेट नोटिफाई किया हुआ है उस दिन तक अगर रेवेन्यू दिया नहीं जाता है कंपनी को, तो जो लैंड को सीज कर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा, ठीक है। उसे परमानेंट सेटलमेंट को लैंड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्यू टू हाई टैक्सेशन पीजेंट्स वेर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लैंडर्स इन केस पीजेंट्स वेर नो एबल टू पे बैक हिज डेब्ट ड्यू देन मनी लैंडर्स सीज देयर लैंड्स एंड इमर्ज एज द न्यू लैंडलॉर्ड्स। जब जमींदार वगैरह जब एक्सप्लॉइट करते थे तो जो टैक्सेशन वगैरह जो था वो बहुत ही हाई होता था, ठीक है। जो एबल मतलब ये पेजेंट्स वगैरह बहुत ही एबल इतने नहीं थे कि वो मतलब दे सके वो, ठीक है। तो वो क्या करते थे अपना जो दिन का रोज़गार चलाने के लिए मनी लेंडर के पास जाते थे, वहाँ पे उधार लेते थे, डेप्थ लेते थे और उसके बदले में अपनी ज़मीन वगैरह गिरवी रख देते थे वहाँ पे, ठीक है। अगर जब जो उधार वगैरह जो देते थे मनी लेंडर, तो इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ही हाई होती थी, टैक्सेशन वगैरह, जैसे वो पीजेंट्स वगैरह चुका नहीं पाते थे और वो जो ज़मीन था लैंड्स था उसे सीज कर लेते थे मनी लेंडर से, ठीक है। जिसके कारण और अपने आप को नया लैंडलॉर्ड बना लेते थे वहाँ का, ठीक है। द कंपनीज ट्रेड पॉलिसी डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट। जो कंपनी की ट्रेड पॉलिसी थी कि जब प्लासी का लाई हुआ था, ठीक है,
1756 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जितने भी बंगाल का रेवेन्यू और नजामत, ठीक है, उसमें कब्जा कर लिए हुए थे, मतलब इन्होंने अपने कब्जा कर लिया हुआ था कंपनी ने, और जितने भी रेवेन्यू कनेक्ट होते थे वहाँ से वो खुद रखते थे, और उस रेवेन्यू से ही जो गुड्स वगैरह थे वो बाहर बेचते थे और उससे भी पैसे कमाते थे, ठीक है। अब सेकंड आते हैं पॉलिटिकल कॉज में। पॉलिटिकल कॉज में था ईस्ट इंडिया कंपनी, ग्रीडी पॉलिसीज, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ईटीसी। जो सब्सिडरी अलायंस है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, सॉरी लॉर्ड वेलेजली ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड वेलेजली। इसमें था कि लॉर्ड वेलेजली ने स्टार्ट किया था, इसमें था कि सब्सिडी लाइन्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे, जैसे कि यूरोपियंस को अपने जो इंडियन प्रिंस वगैरह है वो अपने कोर्ट में रखना था उनको, ठीक है। वो जो इंडियन प्रिंस है वो किसी और इंडियन स्टेट्स के प्रिंस से कुछ मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं बिना यूरोपियन की मदद से, मतलब परमिशन लिए हुए। ये सब कुछ टर्म्स थे सोसाइटी लाइन्स में, ठीक है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, डलहौजी ने। हाँ ठीक है, डलहौजी। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैब में था कि जैसे मान लो कि एक स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे जो राजा रहते थे अगर उनका कोई भी बायोलॉजिकल सन नहीं हुआ, ठीक है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्टेट को वो सीज कर लेते थे, अपना पार्ट बना लेते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये था डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सिस्टम। फिर रैम्पेंट करप्शन इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। जब 1756 पलासी के 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी इतनी करप्ट हो गई थी, जो लोअर लेवल जो कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव संभालते थे पर्सनस वगैरह कंपनी के, बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए। जैसे लॉर्ड क्लाइव में बहुत सारे मतलब करप्शन से पैसे जमा किए। जब वो इंग्लैंड गया, वहाँ पे ब्रिटेन गया तो उसे बबूज करके बुलाते थे, ठीक है। जब इसलिए बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुका था यहाँ पे कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए रिलीजियस कॉज, जिसे मतलब बहुत ही मोस्ट इफ़ेक्टिव था, मतलब रीजन था, मोस्ट इफेक्टिव रीजन था रिलीजियस कॉज वगैरह, जैसे रेशियल एरोगेंस, ठीक है, रेशियल एरोगेंस। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो इंडियंस जो थे उसे बहुत ही मतलब नीचा समझते थे और अपने आप को इंफीरियर समझते थे, जैसे निकर, पिग और कितने एरोगेटिव नामों से पुकारा जाता था हम लोगों को, इंडियंस को, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सेकंड है द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1836। ये जो एक्ट आया था इसमें जब क्रिश्चियन मिशनरीज 1813 में अलाउड की गई थी, एक एक्ट पास हुआ था जो 1813 रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें क्रिश्चियन मिशनरी अलाउड की गई थी इंडिया में, ठीक है। उसमें था कि जो अगर जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट में 1856 में कि कोई भी फैमिली में कोई भी पर्सन अपना जो रिलीजन चेंज करेगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो आप जो रिलीजन चेंज करेगा तो रिलीजन चेंज करने के बाद जिसको फादर के पास जो प्रॉपर्टी होगी उसमें कोई भी मतलब फ़र्क नहीं आएगा, वो उस प्रॉपर्टी को सक्सेसर के रूप में ही रहेगा, वो उस प्रॉपर्टी का इनहेरिट कर सकता है वो, ठीक है। इसमें हिंदू कस्टमर जो था। अबोलिशन ऑफ सती, अबोलिशन ऑफ सती, ये राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, एक फादर ऑफ मॉडर्न थिंकर थे, वो मॉडर्न थिंकर थे बहुत ज़्यादा। उस समय उन्होंने अपनी मेहनत से इस सती को अबोलिशन करवाया था। विलियम बेंटिंग ने एक एक्ट पास किया था जिसमें सती को अबोलिशन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद वीडियो रीमैरेज एक्ट, ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, इमिनेंट पर्सन थे जिन्होंने बहुत ही बड़ा हाथ इसमें था वीडियो रीमैरेज में, ठीक है। उसके बाद ये 1856 में हुई थी।
और इसमें विलियम बेंटिक ने जो एक्ट बनाया था वो एक्ट था, बेंटिक एक्ट था 1829। ठीक है। उसके बाद जनरल सर्विस इन्लिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस इन्लिस्टमेंट एक्ट था जो 1856 में आई थी। इसमें एक एक्ट में कहा गया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो सिपाहीज हैं वो फॉरेन में भी जाके अपना सर्विस देना होगा, उनको वहाँ पे भी काम करना होगा। लेकिन जो सिपाही थे, इंडियंस थे, सिपाही मतलब इंडियंस थे, वो सोचते थे कि अगर सी को क्रॉस किए तो अपना रिलीजन वो खो बैठेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ही बड़ी बात थी उन लोगों के लिए। एक रिलीजन का फेयर बन गया था उन लोगों में। ठीक है। उसके बाद था टैक्सेशन इन मॉस्क एंड टेम्पल्स। लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया कि जो लैंड थे मॉस्क और टेम्पल्स के लिए लैंड्स थे उसमें टैक्सेशन कर दिया गया। ठीक है, टैक्स लगा दिया गया। और जो प्रीस्ट वगैरह का था उनको विदाउट टैक्स था उन लोगों को। तो एक सेंटिमेंट था ये अलग से कि इन लोगों को टैक्स दिया जा रहा है, उन लोगों को नहीं लिया जा रहा है, प्रीस्ट वगैरह को, और टेम्पल्स में मॉस्क में टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत और कहाँ कहाँ फैली हुई थी ये इसके बारे में बताया गया है। ये फर्स्टली स्टार्ट हुआ था कि एक र्यूमर फैला था, उसमें कहा गया था कि जो डस्ट और मतलब जो आटा है, आटा में बोन का डस्ट मिला के दिया जा रहा है सभी को। ठीक है, इसमें से एक र्यूमर फैला हुआ था। अब कितनी सच्चाई है तो पता नहीं, लेकिन हाँ सही है। और दूसरा है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। ये इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन किसने किया था? डलहौजी ने किया था 1856 में। ठीक है, इसमें क्या था कि जो कार्ट्रिज था, ठीक है, बंदूक थी, ठीक है, उसमें जो कार्ट्रिज थी जो एक जिसमें बारूद रखे रहते थे उसे दांत से काटना पड़ता था। ठीक है, जो कार्ट्रिज दांत से काटना पड़ता था, तो कार्ट्रिज जो बना हुआ रहता था, ठीक है, उसमें जो ग्रीज वगैरह थी वो कि पिग फैट और बीफ की जो फैट होती है उससे बनी हुई थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी हिंदू और मुस्लिम लोगों के लिए। हिंदू में गाय, बीफ वगैरह जो बहुत होली होते हैं, और पिग जो मुस्लिम बहुत होली थे, उनकी फैट वगैरह ये करना बहुत ही बड़ी बात थी, जिसके कारण उन्हें रिलीजियस पे ठेस पहुंची थी। ठीक है, ये एक रीज़न था इस पर। तीसरा था कि रेगुलर इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस मैटर। जैसे मैंने बताया था कि जैसे 1829 में बेंटिक ने जो एक्ट पास की थी उसमें सती सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद विडो रीमैरेज एक्ट वगैरह हो गया था। क्रिश्चियन मिशनरी जो अलाउड हुई थी 1830 में एक्ट के कारण, जो यहाँ पे इंडिया में अलाउड हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरफेयर कर रही थी हर एक मामले में, स्कूल, हॉस्पिटल। और इसका मेन क्या था काम कि वो रिलीजन चेंज करना, मतलब जिस रिलीजन से क्रिश्चियन में चेंज करना। तो पीपल को एक तरह से फेयर बैठ गया था कि वो हमारे रिलीजन को चेंज करने आए हुए हैं। ठीक है, ये एक्टर था इसमें। द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 बिगेन एज अ म्यूटिनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी ऑन 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी, जो मेरठ दिल्ली से 58 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और ये कहाँ कहाँ फैली थी? गैंगेटिक प्लेन पे और सेंट्रल इंडिया पे, विद द मेजर हॉस्टाइल कन्फाइंड टू प्रेजेंट डे के यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, नॉर्दर्न टाइप पे, नॉर्दर्न की तरफ से, और दिल्ली या कुछ रीजन में हो गया। इसमें जो म्यूटनी फैली हुई थी इस जगहों पे फैली हुई थी। ये पूरे होल इंडिया में नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे फैली हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार में सबसे ज़्यादा थी, और अवध वगैरह में थी। ठीक है, when the sepoys of Meerut reached Delhi and they entered Red Fort through the Rajghat gate, and there was huge upsurge. They declared old Mughal Emperor Bahadur Shah as Shahe Hindustan। 10 मई को जब स्टार्ट हुई थी सिपाही म्यूटनी, वहाँ पे जो सिपाही थे वो अपने जो हायर रैंक के जो ऑफिसर थे, यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स थे, उनको मार के, और जो प्रिजन थे इनके काउंटर पार्ट वगैरह उनको निकाल के वो सीधे दिल्ली की तरफ मार्च कर गए थे। और जब 11 मई को दिल्ली पहुँचे यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से? राजघाट जो गेट है दिल्ली में, वहाँ से एंटर हुए। और उसने बहादुर शाह जफर से मिले,
मिलने का आग्रह किया, और जब बहादुर शाह आए तो उनको शहंशाह हिंदुस्तान और लीडर ऑफ द रिवोल्ट घोषित कर दिया गया, ठीक है, प्रोक्लेम कर दिया गया उनको, ठीक है। ये रिवोल्ट जो हुई थी, इससे पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे। जैसे था कि द 19 नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बरहमपुर, 19 नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बरहमपुर जो 19 नेटिव इन्फेंट्री बरहमपुर था, विच रिफ्यूज टू यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल एंड गॉट म्यूटनी इन फरवरी 1857, वाज डिस्बैंडेड इन मार्च 1857। इन लोगों ने क्या, जो यहाँ के सिपाही थे, उन्होंने जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था इनफील्ड राइफल को, उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, जिसके कारण में बहुत सारे लीडर को, सिपाही को मतलब फांसी दे दी गई थी और पूरे रेजिमेंट को डिसबैंडेड कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद था कि 34 नेटिव इन्फेंट्री, आप सबको पता ही होगा 34 नेटिव इन्फेंट्री में जो ग्रेट फर्स्ट इन फ्रीडम मार्टियर कौन थे, मंगल पांडे, ठीक है। उन्होंने एक सार्जेंट था, उनको शूट कर दिया गया, सार्जेंट फ्रेजर को, ठीक है, सार्जेंट फ्रेजर को शूट कर दिया गया था वहाँ के। ये बराकपुर कलकत्ता में था। ही वॉज ओवर पावर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, 8 अप्रैल को इसके कारण उनको मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है, और उसके जो रेजिमेंट था उसको डिसबैंड कर दिया गया था। और उसके बाद फिर बहुत सारे रिवोल्ट में एक हुए हैं कि 7th अवध रेजिमेंट विच इज डिफाइड इट्स ऑफिसर ऑन द May 3 मेट विद द सिमिलर फेट। सेम वही हुआ था कि जो राइफल तो उसे मना कर दिया था, उसको सेम वही सजा दी गई थी। और एक 90 मैन और 3rd नेटिव कैवलरी रेफ्यूज टू एक्सेप्ट द ग्रीज कार्ट्रेज, ओके। किस जो रिवोल्ट हुआ था, इसके कारण बहुत सारे बाहर में, इंडिया के बाहर में जो चल रहे थे वार वगैरह चल रहे थे, इससे इफेक्ट पड़ा था 1857 के रिवोल्ट से, ठीक है। पहला कौन था, अफगार वार था, ठीक है, जो सॉरी यहाँ पे 1838 से 42 है, मिसप्रिंट है, सॉरी, यहाँ पे 1838 है। उसके बाद पंजाब वार में महाराजा रंजीत सिंह थे, उनका फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार हुआ, सिख वार हुआ था 1845 से 49 में, ठीक है। ऐसे क्रीमियन वार हुए थे 1854 से 56, संथाल रिवेनियन जो झारखंड वगैरह में स्टेट्स वगैरह हुआ था, इसमें सिद्धू कानू वार, आपको पता ही होगा, जो इन्होंने रिवोल्ट किया था, रिवेलियन हुआ था 1855 से 57 में, ओके। जो लीडर थे इसमें वो आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लीडर थे, ये आपको अच्छे से मतलब पिक्चर के साथ बताया मैंने, ठीक है, आप अच्छे से देख लेना। जो पिक्चर होते हैं ना, उसे जल्दी मतलब इंसान को याद करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, ठीक है। आगे करता हूँ, ये रहा लीडर्स, बहुत 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 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, इसे अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसमें पहला है कि बहादुर शाह जफ़र, जो बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, वो कहाँ से, दिल्ली से थे। वो मतलब उनकी जो उन्होंने कहाँ से लड़ाई की थी और कहाँ का वो किस प्लेस पे वो कंपनी से उन्होंने लड़ाई हुआ किया था और वहाँ कमांड संभाली थी, ठीक है। तो वो थे बहादुर शाह जफ़र, जो दिल्ली में से थे। और दिल्ली से बख्त खान, जो यहाँ के जनरल कमांडर थे बहादुर शाह जफ़र के, यहाँ पे बख्त खान जो जनरल कमांडर, बरेली से जो ट्रूप था वो इन्होंने लेके आया था बख्त खान ने दिल्ली में, और वो यहाँ के भी इन्होंने बहादुर शाह जफ़र का साथ दिया था और कमांडिंग ऑफिसर थे यहाँ के। उसके बाद है मंगल पांडे, आप लोगों को पता है, बराकपुर जो कलकत्ता में थे, जो फर्स्ट फ्रीडम मार्टियर मंगल पांडे थे, इनके बहादुरी कारण ये सब मतलब हुआ। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर थी, जो कि झांसी से लड़ी थी ये, ठीक है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है। पहले फिर जो डिटेल्स जो है इसकी मैं आगे मैंने कवर किए हुए हैं, आपको इसका आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थी, ये बेगम ऑफ अवध भी थी, बेगम ऑफ अवध है, लेकिन इन्होंने कहाँ से लड़ाई किया था, लखनऊ से किया था, जो, ठीक है, बेगम ऑफ
अवध। ठीक है। उसके बाद नाना साहेब थे, कानपुर से थे ये नाना साहेब। तो नाना साहेब के साथ टाटा टोपी भी लड़े थे कानपुर में। ठीक है। उसके लियाकत अली जो इलाहाबाद से लड़े थे। ठीक है। उसके बाद टाटा टोपी मैंने बताया भी कानपुर से लड़े थे। कुंवर सिंह जो बिहार से लड़े थे, वो बिहार के जगदीशपुर के ज़मींदार थे। ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर हैं बिहार के, कुंवर सिंह बिहार से। उसके बाद खान बहादुर जो बरेली से लड़े हुए थे ये, और मौली अब्दुल्ला जो फैज़ाबाद से थे, वहाँ से उन्होंने कमांड संभाला था, कंपनी से ये लड़ाई हो रही थी वहाँ पे। फिर बिजिस कादिर जो लखनऊ से थे। ठीक है। लखनऊ में उन्होंने कमांडिंग संभाली थी उन्होंने। आगे चलते हैं। अब जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो कहाँ से लोग कमांडिंग ऑफिसर थे, वो उनके बारे में डिटेल है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे भी पढ़ लेना आप, क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं इन लोग इन्हीं सबसे। ठीक है। दिल्ली में कौन थे? दिल्ली में कमांडिंग ऑफिसर थे ब्रिटिशर्स के, वो निकोलसन थे, जॉन निकोलसन, आउटरम और हडसन थे। ठीक है। लखनऊ में कौन थे? लखनऊ में कॉलिन कॉम्पेल थे, हेनरी लॉरेंस थे, और झांसी में सर हुग रोज, इन्होंने सप्रेस किया था झांसी के जो रानी लक्ष्मीबाई को, वहाँ पे हराया था इन्होंने। ठीक है। उसके बाद आरा से बिहार में कौन थे? विंस्लो टेलर थे। बनारस कॉलन जेम्स नील, और कानपुर सर हुग व्हीलर और सर कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब अच्छे से पढ़ लेना। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह टू, यहाँ पे मैंने डिटेल से कवर किया हुआ है सारा कुछ, यहाँ पे भी देख सकते हो, क्वेश्चन बनते हैं इससे। बहादुर शाह टू, बेटर नोन एज बहादुर शाह जफ़र, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था। एंड बोर्न एज अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र was the last मुग़ल एम्परर एंड अ मेंबर ऑफ तैमूरिद डायनेस्टी। ठीक है। लास्ट मुग़ल एम्परर थे 1862 तक, क्योंकि जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि बहादुर शाह जफ़र के बाद जो भी इनका सक्सेसर होगा उन्हें किंग का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उन्हें प्रिंस कहा जाएगा, और रेड फोर्ट उनको छोड़ना पड़ेगा, ये सब कहा गया था। ठीक है। इनकी जन्म हुई थी 22 अक्टूबर 1775 दिल्ली में। और कब मरे थे? इनकी डेथ हुई थी पूना में, इनकी पूना में डेथ हुई थी, रंगून में डेथ हुई थी। ठीक है। इसमें जब 1862 में इनको प्रिजन बना लिया गया था 1857 में, और इसको यहाँ पे डेथ हो गई थी 1862 में। इनके जो हस्बैंड थे जीनत महल थी, सॉरी वाइफ थी जीनत महल। ठीक है। पेरेंट्स अकबर टू, और चिल्ड्रन थे इनका मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा दारा बख्त, मिर्ज़ा शाह अब्बास, मिर्ज़ा फतेह उल मुल्क बहादुर और मिर्ज़ा खिजिर सुल्तान। ये थे बहादुर शाह जफ़र। सेकंड है मंगल पांडे, 19 जुलाई 1827 की जन्म हुई थी, और ये 1857 तक थे। 8 अप्रैल को इनको फांसी दी गई थी। was a sepoy in the 34th Bengal Native Infantry Regiment of the English East India Company. He is known for involvement in the initial stage of the Indian Rebellion of 1857. While contemporary British report considered him a traitor and mutineer, he is widely regarded as a freedom fighter in modern India. First martyr or first freedom fighter of modern India. ठीक है। एज सच इन 1984 द इंडियन गवर्नमेंट इशूड अ पोस्टेज स्टम्प टू commemorate him. His life and action has also been portrayed in several cinematic productions. यहाँ डिटेल दिया गया है कहाँ जन्मे थे। बलिया यूपी में इनकी जन्म हुई थी 1827 में, और 1857 में बराकपुर कलकत्ता में डेथ हुई थी। और सिपाही थे, सोल्जर थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, और इनको म्यूटिनियर, फ्रीडम फाइटर, और ये कौन से रिलीजन में थे? हिंदू रिलीजन में थे। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी भी कहते हैं इसे। ठीक है। और इसे और भी नामों से बुलाया जाता है, जैसे मणिकर्णिका है, छबीली, मनुबाई,
इनकी जन्म हुई थी 19 नवंबर 1828 को, ठीक है, झांसी में। झांसी झांसी आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, झांसी मध्य प्रदेश में। बर्थ प्लेस से कहाँ पे था, वाराणसी, इंडिया। एंड इनकी डेथ हुई थी 1858 में, ठीक है। प्लेस ऑफ डेथ ग्वालियर, इंडिया में। प्रीडेसर रानी रामाबाई, सक्सेसर ब्रिटिश राज। क्योंकि जो इनका जो बेटा था चिल्ड्रन दामोदर राव, इनको अडोप्टेड था। इन्हें जो डॉक्टरी लैब्स था, जो थ्योरी लेके आई थी डलहौजी ने, उसके हिसाब से बायोलॉजिकल सन होने पे ही उन्हें मतलब सक्सेसर के रूप में जाना जाता था। अगर वो नहीं होंगे तो उन्हें मतलब उस स्टेट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पार्ट बना लेती थी, एक्सीज कर लेती थी उससे, ठीक है। और उनके हस्बैंड थे महाराजा गंगाधर राव नावलकर। इसने फेमस बैटल क्राई दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आई शेल नॉट गिव अवे माई झांसी। इम्पोर्टेंट है ये, इसे याद रखिएगा। बेगम हजरत बहन, ठीक है, ये बेगम थी, अवध की बेगम थी, लेकिन उन्होंने जो कमांड किया था उन्होंने, ये लखनऊ से कमांड किया था। और इसके जो बेटे थे वो ब्रिटिश कादिर थे, जो साथ में कमांड किए हुए थे वो लखनऊ में। और इसके जो हस्बैंड थे वाजिद अली शाह, ये फर्स्ट वाइफ थी वाजिद अली शाह की, ठीक है। 1820 में जन्म हुआ था फैजाबाद में, अवध। और डेथ हुई थी 1879 में काठमांडू, नेपाल। जब ये लड़ाई चली थी तो ये काठमांडू नेपाल निकल गई थी, ठीक है, वहाँ पे इनको काठमांडू नेपाल में डेथ हुई थी इनकी। और इसके बेटे थे ब्रिटिश कादिर। बेगम हजरत महल, also known as Begum of Awadh, was the first wife of Nawab Wajid Ali Shah, जैसे मैंने भी बताया। She was stunningly beautiful and used his courage and leadership quality to rebel against the British East India Company during the Indian Rebellion of 1857, ठीक है। After her husband and seen and after her husband had been sent away in exile to Kolkata, she took charge of the affairs of the state of Awadh, seized control of Lucknow and set up her son, Prince of British Kadir, and the ruler Wali of Awadh, but was forced to abandon it. She rejected the promises of allowances and status held out to her by the British. She finally found asylum in Nepal, where she died in 1879. ठीक है। नाना साहेब, जो नाना साहेब थे उनकी जो जन्म हुई थी 1824 में बिथोड़ में हुई थी, ठीक है। उसके बाद कानपुर में ये जो डिसअपेयर हो गए थे, गायब हो गए थे 1857 में, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन है और टाइटल पेशवा। जो नाना साहब थे एडोप्टेड सन थे, बाजीराव टू जो लास्ट पेशवा थे उनके एडोप्टेड सन थे। इसमें स्टोरी थी कि बाजीराव सेकेंड, इनका जो एडोप्टेड सन था नाना साहब, ठीक है, इनको पेंशन नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। डलहौजी के जो डॉक्टरी लैब्स के हिसाब से जो बायोलॉजिकल सन होना चाहिए है नहीं, इसके लिए पेंशन नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। और इसे पूना से कानपुर भेज दिया गया था, इन लोगों को एक्जेल कर दिया गया था, जिसके कारण वो बहुत ही मतलब सप्रेस्ता दुखी थे, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन थे शमशार बहादुर, वेंट टू नेपाल, मीना देवी। पेरेंट्स थे नारायण भट्ट, अडोप्टेड सन थे, इनके रियल पेरेंट्स थे नारायण भट्ट एंड गंगाबाई, ठीक। एट कानपुर रिवोल्ट was led by the Nana Sahib, the adopted son of Bajirao II, the last Peshwa. He was refused the family title. See, यहाँ पे जो फैमिली का टाइटल है उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, एंड बेनिस्ड फ्रॉम पूना। और पूना से उन्हें कानपुर भेज दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। जो टाइटल थे उनको मना कर दिया टाइटल देने से, और जो ना पेंशन दिया जाता था ना टाइटल दिया जाता था, और उनको पूना से कानपुर भेज दिया गया था, ठीक है। नाना साहब एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम कानपुर विद द हेल्प ऑफ सिक्वा एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए पेशवा, ओके। मौलवी लियाकत अली, जो इलाहाबाद के एक आउटस्टैंडिंग लीडर थे, मुस्लिम लीडर फ्रॉम इलाहाबाद, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्रेजेंट डे इन इंडिया। ही वाज वन ऑफ द लीडर इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 सिपाही म्यूटनी, मौलवी लियाकत अली बिलोंग टू विलेज ऑफ महागांव से विलेज से बिलोंग करते थे ये। परगना चेल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद से थे। ही वाज ए रिलीजियस टीचर एंड अपराइट
pious Muslim and a man of great courage and valor. ठीक है, ये हैं तात्या टोपे, जिसके इनके जन्म हुए थे 1844 में योला नासिक में, ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी 1859 में शिवपुरी। शिवपुरी आपका ये मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश में है शिवपुरी। ओके, अदर नेम तात्या टोपे, तात्या टोपे का नाम था, और राम तेनु पांडे भी कहते हैं शायद इसे। पॉलिटिकल मूवमेंट, इंडियन रिवॉल्यूशन, एजुकेशन, हिंदुज़ रिलीजन कहते हैं। कुंवर सिंह जो बिहार के एक जगदीशपुर थे, उनके ज़मींदार थे ये जगदीशपुर के, ठीक है। 1777 इनकी, ये बहुत ही बूढ़े थे, 81 की एज होगी इनकी, और ज़मींदार ऑफ जगदीशपुर थे ये। बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, वन ऑफ द लीडर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, बिलोंग टू द रॉयल क्षत्रिय राजपूत। ये राजपूत फैमिली रहते हैं। हाउस ऑफ द जगदीशपुर, करंटली पार्ट ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। ओके, एट द एज ऑफ 80 years, ड्यूरिंग इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, he actively led the select band of armed soldiers against the troops under the command of East India Company. He defeated the British twice but lost most of the battle. ओके, बख्त खान, जैसे मैंने बताया कि ये सहायता मतलब हेल्प कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर की, ठीक है। वो इन्होंने बरेली से ट्रूप्स लिया और दिल्ली चले गए, और वहाँ पे इन्होंने कमांड संभाला था। इनकी जन्म हुई थी, बोर्न हुए थे 1797 में, और डेथ हुई थी 1859 को। वाज नॉमिनल कमांडर ऑफ इन चीफ ऑफ इंडियन रेबल फोर्सेज ऑफ इंडियन रेबेलियन 1857 अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। At the Delhi, the nominal and symbolic leadership belonged to the Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar, but the real command, बहादुर शाह जफर जो थे वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, और मतलब लीडरशिप करने की उन्हें ताकत नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो रियल कमांड था दिल्ली में, उन्होंने बख्त खान ने संभाला था वहाँ का। और जो सोल्जर हेडेड बाय द जनरल बख्त खान, हु हैड लेड द रिवोल्ट ऑफ बरेली ट्रूप्स एंड ब्रॉट देम टू दिल्ली। खान बहादुर और खान रोहिला was the grandson of Hafiz Rahmat Khan. He formed his own government in Bareilly in 1857. Indian revolt against British. When the Indian rebellion of 1857 failed, Bareilly too was subjugated. Khan Bahadur Khan was sentenced to death and hanged in कोतवाली में on February 24, 1860 में, ठीक है। खान बहादुर जो थे वो बरेली से इन्होंने संभाला था, कमांड किया था उन्होंने बरेली से, ठीक है। और ये हाफिज़ रहमत खान के ग्रैंडसन ऑफ हाफिज़ हमीद खान के थे, रहमत खान के सेकेंड। ये मौलवी अब्दुल्ला जो फैजाबाद से कमांड संभाला था उन्होंने। ही वाज अनदर आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवोल्ट। ही वाज ए नेटिव ऑफ मद्रास, ये मद्रास के रहने वाले थे। एंड दे हैड मूव टू द फैजाबाद इन नॉर्थ वेयर फाउट स्टीप बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रूप्स। जो रिवोल्ट हुआ था ये बहुत ही मतलब अच्छा हुआ था, लेकिन जिससे ये रिवोल्ट फेल हो चुका था, इसका कोई मतलब क्या रीज़न था फेल होने का, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो लिमिटेड टेरिटोरियल फैक्टर, जो रिवोल्ट था वो पूरे इंडिया में नहीं था, पूरे इंडिया के स्टेट में नहीं था, कुछ ही स्टेट्स में, जैसे यूपी, बिहार, अवध, पंजाब के कुछ पार्ट्स में, दिल्ली के कुछ रीजन्स में, ठीक है, इस समय फैला हुआ था। सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार से थे वो रिवोल्ट हुआ था, लेकिन जो साउथ इंडिया में पूरा वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। सेंट्रल इंडिया की साउथ वगैरह में वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। इस समय पार्टिसिपेट नहीं किए थे, समझे। तो उसके बाद है पिग जमींदार एक्टेड एज अ ब्रेक वाटर्स टू स्टॉर्म। लॉर्ड कैनिंग कहा था कि बिग जमींदार एक्टेड एज अ ब्रेक वाटर्स टू स्टॉर्म। लॉर्ड कैनिंग इसने ये जो कहा है वो लॉर्ड कैनिंग ने कहा है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ओके, तीसरा है मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस व्यूड दिस रिवोल्ट एज अ बैकवर्ड लुकिंग। जो हमारे जो मॉडर्न उस टाइम के जो मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन वगैरह थे वो सोचते थे कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई है जिसके कारण यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अगर ये रिवोल्ट से अगर इंडियन वाले जीत जाएंगे तो
वो बैकवर्ड लुकिंग देखना होगा, उसमें मॉडर्नाइजेशन सब हट जाएगी और फिर से हम लोग मतलब पुराने दिनों में चले जाएंगे, ऐसा उनको माना था। इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इस रिवोल्ट में। बहुत सारे ज़मींदार वगैरह में जो बहुत सारे ज़मींदार हो गए, राजपूताना जो हो गए और मनी लैंडर्स वगैरह हो गए, जो उन्होंने पूरी तरह से जिस इंडिया के होलकर्स गायकवाड़ वगैरह थे इंदौर के और इसमें ग्वालियर के वगैरह के, पूरी तरह से उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में। ठीक है, उसके बाद जो लीडरशिप, जो मैंने वैसे बताया कि जो बहादुर शाह जफर थे वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और उनको लीडरशिप करने की कोई ताकत नहीं थी, इसलिए अच्छे तरीके से इस लीडरशिप नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद नेशनलिज्म, उस टाइम में नेशनलिज्म का कोई थ्योरी नहीं था, मतलब हारे या जीते से कुछ मतलब नहीं था उन लोगों में। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ मॉडर्न आर्म्स एंड वेपन्स, जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो उनके पास मॉडर्न आर्म्स थे, गन्स वगैरह हो गए, तोप वगैरह हो गए। ठीक है, लेकिन जो इंडियंस वेपन्स थे वो तीर धनुष ये वगैरह इससे लड़ रहे, तलवार वगैरह से लड़ रहे थे। ठीक है, जिससे मॉडर्न आर्म्स की कमी थी, इसके कारण हो गया। 7th है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जितने भी पोस्टल और कम्युनिकेशन जो था डिपार्टमेंट वो ब्रिटिशर्स के पास था, इसमें इंडियंस के पास ये बहुत ही कमी थी कम्युनिकेशन की या ट्रांसपोर्टेशन की, जिसके कारण ये भी एक फेल्यूर होने का रीजन था। ठीक है, नेचर क्या था रिवोल्ट का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपना अलग अलग व्यू दिया था इस रिवोल्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसे पहला ब्रिटिश सावरकर ने कहा था प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, इसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस से उन्होंने कहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बुक में लिखा था, प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस लिखा था। ठीक है, एस एन सेन थे, उन्होंने कहा था रिवोल्ट बिगन एज अ फाइट फॉर रिलीजन बट इंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अपने बुक में 1857 में, उनकी जो बुक है वो 1857 है जिसमें उन्होंने कहा था। ठीक है, और डॉक्टर आशी मजुमदार, इन्होंने कहा था कि नेदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। टी.आर. होल्म्स ने कहा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। ठीक है, ये सब कुछ व्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया करते हैं कि इस ये जो व्यू किसने दिया था और ये इसने किसने कहा था। ठीक है, ये सब पूछते हैं। उसके बाद है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इस रिवोल्ट एक बहुत ही अच्छा परिणाम रहा, रिजल्ट रहा कि जो हिंदू और मुस्लिम थे एक साथ ही उन्होंने लड़ाई किया था उन्होंने और साथ दिया था एक दूसरे का इस रिवोल्ट में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक अच्छा फैक्टर था। ये मैंने कुछ क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन मैंने जो आए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो मैंने रखे हुए हैं इस पर। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड लीडर्स एसोसिएटेड। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली से, जैसे मैंने पहले भी एक स्लाइड में बताया गया था कि दिल्ली से किसने लड़ा था, कानपुर से, लखनऊ से, कौन से कमांडिंग फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, दिल्ली से बख्त खान थे। ठीक है, जिन्होंने साथ दिया था उनका बहादुर शाह जफर का, रियल कमांड इनके हाथ में था और वो जिस नॉमिनल हेड थे बहादुर शाह जफर। उसके बाद है कानपुर से कौन थे, ये सही है, कानपुर से थे नाना साहब और टाटे टोपे थे, ये भी सही है। थर्ड है लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये भी सही है, लेकिन वो बेगम थी अवध की, लेकिन उन्होंने कमांड संभाला था लखनऊ का, और इनके जो बेटे थे ब्रिजेश कादिर उन्होंने भी संभाला था लखनऊ में। बरेली से गलत है ये, बरेली से कुंवर सिंह नहीं थे, बरेली से खान बहादुर थे। ठीक है, ये गलत है, तो ये गलत है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर। ये भी मैंने एक स्लाइड में बताया हुआ है कि किस जगह से कमांडिंग ऑफिसर कौन थे ब्रिटिश तरफ से। दिल्ली से जेम्स लील, इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। ठीक है, दिल्ली से। ठीक है, कानपुर से सर हुग वेलर, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस, सर कोनिल कैम्पबेल, और झांसी से सर हुग रोज। इसमें गलत है, दिल्ली से जेम्स लील नहीं हो गए। ठीक है, जेम्स लील बनारस से थे, इन्हें कमांडिंग ऑफिसर बनारस के थे ये।
और कानपुर से सर होगा जो सही है, लखनऊ से लॉरेंस सरकोनी कंपनी सही है, और झांसी से होग्रोज है करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिवोल्ट। जो रिवोल्ट हुई थी उसमें से कौन सा गलत है इस ऑप्शंस में। द रिवोल्ट वाज मेड बाय कम्युनल राइट्स, देयर वाज ए कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट द लेवल्स ऑफ पीपल सोल्जर और सोल्जर, ये सही है। काउ स्लॉटर वाज बैंड, ये भी सही है। रेबल्स एक्नॉलेज्ड बहादुर शाह जफर एज एम्परर। जब 10 मई को 11 मई को जब सिपाही दिल्ली में आई थी तो उन्हें बहादुर शाह को लीडर ऑफ द रिवोल्ट और एम्परर ऑफ द रिवोल्ट कहा गया था, ठीक है। ये तीनों सही है, ये गलत है। ये सिर्फ कम्युनल राइट नहीं थी, ये एक सिपाही म्यूटनी थी, ठीक है। इसमें मेनली सिपाही ने पार्टिसिपेट किया था। ये सिपाही म्यूटनी थी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन वाई डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल। 1857 रिवोल्ट फेल क्यों हुआ। काज ऑफ फेल ऑफ 1857 जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में मैंने बताया है कि इट वाज नॉट ज्वाइंड बाय सर्टेन ग्रुप्स ऑफ क्लास, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस लुक्ड एट इट बैकवर्ड लुकिंग, Indian soldiers were well equipped, there was a coherent ideology during the revolt, it was not joined by certain groups of classes, ये सही है। बहुत सारे जो मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन थे वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, कुछ जमींदार हो रहे थे जो पूरी तरह से कि होलकर और गायकवाड़ वगैरह थे पूरी तरह से ब्रिटिश के साथ दे रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दे रहे थे वो, ठीक है। उसका मॉडर्न एजुकेटेड पीपल थे वो कह रहे थे कि अभी मैंने बताया कि बैकवर्ड लुकिंग होगा अगर ये रिवोल्ट जीत गया इंडिया वगैरह तो, ठीक है, क्योंकि वो सोचते थे कि जो ब्रिटिशर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन ला रही है इंडिया में। उसके बाद थर्ड है इंडियन सोल्जर वेयर वेल इक्विप्ड, ये गलत है। वो इंडियन सोल्जर वेल इक्विप्ड नहीं थे, वो ट्रेडिशन जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे तलवार तीर धनुष वगैरह यूज़ कर रहे थे वो, ठीक है। देयर वाज ए कोहेरेंट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द रिवोल्ट, तो ये भी इसका आंसर होगा ए और बी। ठीक है। Which among the following is are true? This was the first revolt against British, ये गलत है क्योंकि मैंने बताया है कि रिवोल्ट ब्रिटिश के बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे थे, इससे पहले भी हुए हैं, ठीक है, जैसे संथाल रेवेलियन वगैरह हुआ है, ठीक है, ये सब भी हुआ, पंजाब रिवोल्ट हुआ, ये सब हुआ है। The leaders had a vision of unified India. The leaders had a vision of unified India. ये सही है, बी करेक्ट। एंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल वाज द इमीडिएट फैक्टर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट, ये सही है। द रिवोल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दिस, ठीक है, दोनों सही हैं। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके जो आंसर मैंने साथ भी दिए हैं, ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं अच्छे से तरीक़े से। पहला है कि हु वाज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ रिवोल्ट 1857, ये मंगल पांडे थे, सबको पता है ये, ठीक है। Who was the first sergeant? Who was the sergeant shoot dead by मंगल पांडे? मेजर हडसन, सॉरी गलत है ये, इसमें फ्रेजर थे, फ्रेजर को मंगल पांडे ने मारा था, ठीक है। उसके बाद है हु गेव द नेम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस टू रिवेलियन ऑफ 1857, ये वीडियो सावरकर थे, इन्होंने इस नाम दिया था, ये मैंने बहुत बार बता चुका पहले भी आपको। हु रोड द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है वीडियो सावरकर ने लिखा है। विच ब्रिटिश हिस्टोरियन डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ सिपाहीज म्यूटनी, कौन थे वो? जॉ लॉरेंस थे, आल स्टैनली थे,
व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द झांसी रानी लक्ष्मीबाई। इसको मणिकर्णिका छबीली भी कहते हैं, इसे याद रखना। छबीली छबीली के नाम से ही पुकारा जाता है रानी झांसी रानी को, ठीक है। हु वाज द कमांडर कैप्चर्ड झांसी, हु रोजते हैं, ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर थे वो झांसी के। हु बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली आफ्टर इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857, बहादुर शाह टू द लास्ट मुगल एम्परर एग्जाइन रंगून, ठीक है। हु कॉल द 1857 रिवोल्ट एज एन नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर सी मजदार ने कहा था, ये मैंने आपको पहले ही बताया अपनी स्लाइड में। थैंक यू, थैंक यू। ये रहा 1857 रिवोल्ट का, जो मैंने मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चन मैंने कवर किया इसमें, और जो टॉपिक था इम्पोर्टेंट वो भी मैंने बताया हुआ है। और आगे आपको और भी कुछ टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह आपको चाहिए, हिस्ट्री वगैरह में कुछ और सब्जेक्ट में कुछ दिक्कत वगैरह हो, प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। आप कमेंट करें ज़रूर, बताएं यहाँ पे कि क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और थैंक यू। अगला सीरीज़ मैं कुछ दिनों में अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।